हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। अब जानते हैं मित्रों कि प्रतिदिन 7 बजे क्लास दिया जाता है 10th क्लास का सोशल साइंस का। तो आज फिर से हम आ गए हैं, तो क्लास लेना ना भूलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। हम जो कल क्लास करवाए थे वह क्लास था बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका क्वेश्चन था, ठीक है। और आज हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं किताब का BTBC का क्वेश्चन और भारतीय भवन का क्वेश्चन करवाएंगे, और साथ में अतिरिक्त जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है उसे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करते समय आप जानते हैं कि कितने सारी चीज़ों को याद किया जा सकता है। इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि केवल यही केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न रह जाए, बल्कि इसके अतिरिक्त भी क्वेश्चन बने, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अब आप इसमें बतलाइए कि संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है। क्या लिखित संविधान हो सकती है? बतलाइए, क्या इसमें लिखित संविधान होगा या फिर शक्तियों का विभाजन होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका होगा या खरी शासन व्यवस्था होगा? बतलाइए। संघ राज्य की विशेषता बताइए कौन नहीं। संघ राज्य की विशेषता बताइए कौन नहीं है। आप जानते हैं मित्रों कि संघ राज्य की विशेषता में आपको लिखित संविधान भी होती है, शक्तियों का विभाजन भी होती है और सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है ना, सुप्रीम कोर्ट भी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? एक खरी शासन व्यवस्था। संघ राज्य की विशेषता जो है से एक खरी शासन व्यवस्था नहीं है। एक खरी शासन व्यवस्था नहीं है मित्रों, यह दोहरी स्तर पर सरकार होती है। एक खरी शासन व्यवस्था में केवल एक ही स्तर पर सरकार होती है, केवल केंद्र सरकार ही होती है, बल्कि दोहरी राज्य स्तर की सरकार जो होती है उसमें केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है और राज्य स्तर पर भी सरकार होती है, ठीक है ना। इसलिए यह संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन? एक खरी शासन व्यवस्था है, ठीक है ना। हमारे लिखित संविधान है, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, सबसे विशाल संविधान माना जाता है, तो भारत की माना जाता है। क्योंकि भारतीय संविधान में आप जानबे करते हैं कि विभिन्न देशों से हमारे संविधान में नीति नियमों को लाया भी गया है। जैसे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, नीति तत्व आयरलैंड से लिया गया है, जैसे संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जैसे आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। जैसे आपात उपबंध जानते हैं, आपात कितना है? आपात जो है ना 3 प्रकार की होती है। एक राष्ट्रीय आपात होती है, एक राष्ट्रपति शासन होती है और एक होता है वित्तीय आपात होता है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगती है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू होता है, और जो वित्तीय आपात होती है 360 अनुच्छेद के तहत होती है। आज तक हमारे देश में कहीं वित्तीय आपात नहीं आया, लेकिन जो राष्ट्रपति शासन है वो कई बार लग चुका है, और जो राष्ट्रीय आपात है केवल 3 बार लग चुका था, ठीक है ना। एक बार 1962 में लगा, उसके बाद 1971 में लगा, उसके बाद 1975 ईस्वी में लगा था, ठीक है। जो कि आपको 1975 वाला आपात आप लोगों को पढ़ना भी है, आगे हम चैप्टर में पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। जो तीसरा चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ाएंगे भी, ठीक है ना। जो उस समय जो जयप्रकाश नारायण जो नेतृत्व किए थे संपूर्ण क्रांति का, जो नारा जयप्रकाश नारायण नारा भी दिए थे, बिहार का जो छात्र आंदोलन थे, तो उसमें हम आप लोगों को बतलाएंगे, ठीक है ना, उसकी कहानी। तो ये तीसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जानते हैं कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है मित्रों, ठीक है ना। 22 भाग और 12 अनुसूची है। पहले 8 ही अनुसूची थी मित्रों, लेकिन आगे चल करके 12 अनुसूची बढ़ गई, क्योंकि 9वीं अनुसूची जोड़ा गया भूमि सुधार कानून, 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, 11वीं अनुसूची पंचायती राज और 12वीं अनुसूची नगर पालिका, ठीक है ना। तो जो 9वीं अनुसूची है मित्रों वो भूमि सुधार कानून है, और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, 11वां पंचायती राज और 12वां जो है से नगर पालिका है। 1951 ईस्वी में भूमि सुधार कानून जोड़ा गया, दल बदल कानून 1985 में, पंचायती राज 1992 में और 1992 में ही नगर पालिका, है ना। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा मित्रों, ठीक है। अब जो है से हम अलग क्वेश्चन माने अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है से संघ का उदाहरण कौन है? बताइए, संघ का उदाहरण कौन हो सकता है इससे मित्रों? बताइएगा। संघ का जो उदाहरण, संघ सरकार का उदाहरण, संघ सरकार का उदाहरण कौन है? बताइए जल्दी से। तो जो संघ सरकार का उदाहरण है मित्रों वो अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए। तो जो संघ सरकार का उदाहरण जो है से अमेरिका है, ठीक है ना। चीन नहीं हो सकती है, ब्रिटेन भी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। वो संघ सरकार के उदाहरण नहीं है। संघ सरकार के उदाहरण जो है अमेरिका है, दोहरी सरकार यहाँ पे स्थापित रहती है, केंद्र स्तर पर सरकार होती है, राज्य स्तर पर भी सरकार होती है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि शक्तियों का जो विभाजन किया जाता है संघ सरकार में,
वह दोहरी स्तर पर होती है, केंद्र स्तर पर और राज्य सरकार पर, ठीक है ना। शक्तियों का जो विभाजन किया गया है मित्रों, एक किया गया है आप जानवे करते हैं ऊर्ध्वाधर रूप में भी। तो ऊर्ध्वाधर रूप में कैसे मित्रों कि केंद्र स्तर पर हुआ, फिर राज्य स्तर पर हुआ और उसके बाद फिर स्थानीय स्वशासन पर हुआ। मतलब ये जो ऐसे रेखा पारी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है ऊर्ध्वाधर कहा जाता है ना। इसको स्तंभ कहा जाता है, इसको कॉलम कहा जाता है कि नहीं। और जो विभाजन जो शक्तियों का किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो ऐसे रेखा हम लोग पाड़ेंगे तो इसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। मतलब कि ऊर्ध्वाधर न कह के क्या कहते हैं इसको, हाँ क्षैतिज बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं क्षैतिज विभाजन कहा जाता है। विधायिका, जब शक्तियों का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में किया गया हो तो क्षैतिज विभाजन होता है। और जब शक्तियों के विभाजन केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्वशासन के स्तर पर अगर किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग शासन का ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है मित्रों। तो आप देख सकते हैं संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, बताइए किस में। जल्दी से इसका उत्तर दीजिएगा, आंसर दीजिए। संघ में भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूची में हुआ। जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो भारत में जो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है मुख्य रूप से 3 है ना, मुख्य रूप से 3 सूचियों में किया गया है, ठीक है ना। वैसे 4 सूचियाँ भी हैं। चौथा सूची फ्यूचर के लिए है जिसमें साइबर क्राइम आता है, सोशल मीडिया आता है, रिसर्च आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है। ये सब सेक्टर जो आती है वो सब चतुर्थ सूची में आती है। तो भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का विभाजन किया गया है जिसमें 3 सूची के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। जिसमें एक हो गया संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची और एक हो गया समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय था लेकिन अभी वर्तमान में कितना हो गया है, 100 विषय हो गया है, ठीक है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे तो 66 विषय से घटकर कितना हो गया, 61 विषय हो गया, ठीक है। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब होकर के कितना हो गया, बढ़ करके 52 विषय हो गया, ठीक है ना। अब जानते हैं मित्रों कि जैसे संघीय सूची जनगणना में क्या हो गया, संघीय सूची के अंतर्गत आता है। जिस पर देश का कानून, मतलब जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है उसको संघीय सूची कहते हैं, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है उसको राज्य सूची कहते हैं, और जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। लेकिन जिस सूची पर राज्य सरकार कानून बना देती है ऐसे विषय पर, उसी पर अगर केंद्र सरकार भी कानून बना देगी तो केंद्र सरकार की बातों को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं मित्रों कि संघीय सूची जैसे कि जनगणना हुआ देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए उसके बाद फिर आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, ये सब क्या है, देश के लिए, इसलिए संघ सूची के अंतर्गत तो आना तय है। राज्य सूची का विषय क्या हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं कैसे पुलिस व्यवस्था हुई, जैसे बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, ये सब राज्य का होती आता है ना, तो इसलिए क्या होता है, राज्य सूची हो जाएगा, ठीक है ना। समवर्ती सूची में क्या हो सकता है, शिक्षा आएगा, शिक्षा क्या होगा, समवर्ती सूची, क्योंकि दोनों की ज़रूरत है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बतलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही क्यों है मित्रों, जल्दी से बताइएगा। सत्ता में साझेदारी क्यों सही, जल्दी से आंसर कमेंट करें, कौन सा उत्तर सही होगा, आंसर कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइएगा मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, अपने से आंसर दीजिएगा। आप केवल ऐसा ना कि टिक मारा हुआ है तो आप टिक मतलब आंसर दे दें। सत्ता में साझेदारी मतलब मिलजुल कर रहना। सत्ता में मिलजुल कर कब रहा जा सकता है, अगर मिलजुल कर के रहेगा तो क्या होगा, विविधता को अपने में समेट लेगी। हालांकि कुछ सही है ये भी, देश की एकता को कमज़ोर करती है, नहीं बात तो गलत है। फैसला लेने में देरी करती है, अगर मिलजुल कर के काम करेंगे तो डिसीजन देरी से कैसे होगा, तो फास्ट डिसीजन होगी, है ना। इसीलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ना, क और घ हो जाएगा। लेकिन इसमें से भी बेस्ट अगर चुना जाए तो क्या होगा, साझेदारी होगा तो टकराव कम होगा, इसलिए घ ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, घ हो जाएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के। अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, बतलाइए। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्या। यह इसी चैप्टर का लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का हम लोग पहला क्लास 1 कर चुके थे, ये दूसरा क्लास है, ठीक है ना। और
आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकाशन से आप लोगों को क्वेश्चन करवाने के लिए मैंने वादा किया है, तो मैं करवाऊंगा, ठीक है ना, ताकि बार बार आपका रिवीजन हो सके, ठीक है। एक ही चैप्टर का 3-4 क्लास आप लोगों की चलेगी, ठीक है, इसलिए करना न भूलेंगे, है ना, क्योंकि आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है, बतलाइए संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल क्यों है? संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल क्यों है? संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है मतलब संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित कर देती है। संघीय व्यवस्था क्या करती है? केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित कर देती है। ये बात गलत है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को कैसे सीमित कर सकती है मित्रों? इसलिए यह बिल्कुल क्या है? गलत है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो ख ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ख ऑप्शन संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। तो संघवाद जो लोकतंत्र के अनुकूल है वो क्यों है? इसका कारण है कि संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द बना रहे, विश्वास रहे। उन्हें इस बात का भय नहीं रहना चाहिए, कोई डर न हो कि एक ही भाषा, संस्कृति, धर्म एक दूसरे पर लाद दिया जाता है। ये बहुत अच्छा है मित्रों, क्योंकि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल कब हो सकता है? ये बात की व्यवस्था करती है कि उस व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द और विश्वास रहेगा, का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर ला दी जाए। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही उत्तर ख हो जाएगा, आप देख सकते हैं ख। इसका देखिए अगला क्वेश्चन। अगला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही उत्तर का संकेत अक्षर क, ख, ग या घ लिखें। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन बतलाइए किससे संबंधित है? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे पहला का कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है ना, जल्दी से उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन बतलाइए किससे संबंधित? भारतीय संविधान में किया गया 73वां संशोधन बतलाइए किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों कि भारतीय संविधान में जो 73वां संशोधन किया गया है वह किया गया है किससे संबंधित है? वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर आपसे पूछेगा कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो नगर पालिका से संबंधित होगा, लेकिन इसका फिलहाल उत्तर क्या है? ख है, ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये सब ग्राम पंचायत भी आते हैं, ग्राम कचहरी सबसे इसी के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर है, एक ग्राम स्तर पर, एक प्रखंड स्तर पर और एक जिला स्तर पर है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं, पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होते हैं और जिला परिषद के लिए चेयरमैन होता है, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये नगर पालिका जो है ना मित्रों, ये नगर पालिका भी शहरों में व्यवस्था किया जाता है, पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीणों में किया जाता है। तो नगर पालिका जो है शहरों में किया जाता है वो भी 3 स्तर पर है, एक नगर पंचायत है, एक नगर परिषद है और एक नगर निगम है। एक नगर पंचायत, एक नगर परिषद, एक नगर निगम, ठीक है ना। नगर पंचायत आप जानबे करते हैं, इसके जो प्रधान होता है वो अध्यक्ष होता है, इसका जो प्रधान होता है नगर परिषद का उसको चेयरमैन कहते हैं और नगर निगम के प्रधान को मेयर या महापौर कहा जाता है, मेयर या महापौर कहा जाता है। महापौर के बारे में लिखने के लिए आएगा तो आप क्या लिखिएगा? महापौर क्या है? आप लिख सकते हैं मित्रों कि नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के जो सबसे निचली इकाई होती है वार्ड काउंसलर, वो मिल करके मेयर का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। उसी में से किसका चुनाव करते हैं? मेयर का चुनाव करते हैं, जो नगर निगम का क्या होता है? प्रधान है। तो 2 नंबर का तो आता ही है मित्रों, ठीक है ना। तो संविधान का आप जानबे करते हैं कि 73वां संशोधन किया गया पंचायती राज व्यवस्था के लिए कब किया गया था? 1992 ईस्वी में। इसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 2000 बोल रहे हैं 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में लागू कर दिया गया, ठीक है। और 74वां संशोधन जो किया गया है वो भी 1992 में ही किया गया है, लेकिन लागू 1993 ईस्वी में किया गया, ठीक है। इसलिए 73वां जब संशोधन हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था जब लागू हुआ था तो 11वां अनुसूची जोड़ा गया, और जब नगर पालिका के लिए संशोधन हुआ 12वां अनुसूची जोड़ा गया मित्रों, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएँ बताइए। बिहार में पंचायती राज संस्थाएँ जो है 1 स्तरीय है या 2 स्तरीय है या 3 स्तरीय है या 4 स्तरीय? आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है।
बिहार पंचायती राज संस्थाएं एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय बतलाए। अभी तुरंत हमने बतलाया है, जल्दी से इस पर कमेंट करें, एकदम फटाफट एकदम कमेंट गूंजना चाहिए, ठीक है ना। इसका देखिए ना, आप ओरिजिनल लाइव चैट में कमेंट कीजिए, ठीक है ना। कुछ लोग जो है डुप्लीकेट में करते हैं, तो हमेशा के लिए उसमें रहता है ABCD जो लिखते हैं इसका। आप लाइव चैट में चलता है, जो सभी विद्यार्थी दे रहे हैं आंसर, फटाफट जो है सो ऊपर जा रहा है, उसमें आप आंसर दीजिए, ठीक है। तो बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक स्तरीय है, दो स्तरीय है, तीन स्तरीय है, चार स्तरीय है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा, बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो 3 स्तरीय है, ठीक है। त्रिस्तरीय जिसको बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है ना। वो जो ग्राम कचहरी आता है ना, वो ग्राम पंचायत के अंग में ही आता है। ग्राम पंचायत के ऐसे मुख्य रूप से 4 अंग मानते हैं, मुखिया के अब जोड़िएगा तो फिर 5 अंग हो जाएगा। जैसे कि ग्राम सभा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको जैसे ग्राम कचहरी भी हो गया, आपको जो है से ग्राम रक्षा दल भी हो गया, और ऐसे मुखिया हो गया। फिर उसके बाद उप मुखिया भी बोल सकते हैं, जो कि ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान को क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है भाई, सरपंच कहते ही हैं, सिंपल से उत्तर है ना। तो ग्राम कचहरी एक ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, कोर्ट होती है, अदालत होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन का आप लोग ध्यान दीजिए क्या है। अब आप जानते हैं ग्राम सभा जो है साल भर में 4 बार करवाना होता है, ग्राम सभा की बैठक। मुखिया को यह पूरा उत्तर दायित्व है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है, अभी हमने बतलाया मित्रों कि शहरी संस्था कौन है और ग्रामीण संस्था कौन है, इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा कि कौन सा सही उत्तर होगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा सही उत्तर है कौन सा गलत उत्तर है, ठीक है ना। तो स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था जो है कौन है, तो स्थानीय स्वशासन की जो ग्रामीण संस्था है वो आप जानते हैं कि पंचायती राज है। और पंचायती राज में कौन कौन आता है मित्रों, तो ग्राम पंचायत आती है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति आती है, जिला स्तर पर जिला परिषद आता है। इसलिए ये होगा, चूँकि नगर लगा हुआ है तो शहरी व्यवस्था है। चूँकि नगर पालिका का 3 स्तर होती है, एक नगर पंचायत होती है, एक नगर परिषद होती है, एक नगर निगम होती है, ये शहरी के लिए। और आपको पूछ रहा है ग्रामीण संस्था, इसलिए जिला परिषद होगा, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर में जिला परिषद भी आता है। अगला नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, बताइए। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, अभी हमने जस्ट बोला है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। अब जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन किया गया है बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर, जिसे सबसे पहले स्थापित किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। कहाँ किया गया था, राजस्थान के नगौर जिला में। उसके बाद फिर राजस्थान में, उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में किया गया था, ठीक है ना, बलवंत राव मेहता समिति की सिफारिश पर। सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की जो गठन है, जिसको ग्राम पंचायत की गठन बोलते हैं, वो उसका जो गठन किया गया था अनुच्छेद कितना में था, 40 में था, ठीक है ना। उसे संवैधानिक रूप दिया गया, संविधान में 73वां संशोधन किया गया 1992 ईस्वी में। उसके बाद महिलाओं का आरक्षण जो दिया गया 33% दिया गया, लेकिन बढ़ा करके आगे चलकर कितना हो गया, 50% कर दिया गया, ठीक है ना। बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार उसने बढ़ा करके कितना कर दिया मित्रों, बिहार सरकार ने, जब सरकार बिहार की आई थी 2006 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया, 33% से बढ़ा करके कितना कर दिया था, 50%। पंचायती राज व्यवस्था में पहले 33% था, लेकिन बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 33 से 50% वर्तमान में कर दिया गया। इसी के अनुसार केंद्र सरकार ने 2009 ईस्वी में 33% से बढ़ा करके 50% आरक्षण कर दिया था। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा मित्रों, ठीक है। तो इसको बताइए पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं, तो पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं मित्रों, प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं, प्रमुख, ठीक है ना। पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होता है, और ग्राम कचहरी के प्रधान जो होता है सरपंच होता है, और ग्राम पंचायत के जो प्रधान होता है मुखिया होता है, और मुखिया की कार्यपालक पदाधिकारी होती है पंचायत सेवक। जिस प्रकार से प्रमुख का कार्यपालक पदाधिकारी अर्थात पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी BDO होता है, जो ब्लॉक में बैठता है, उसी प्रकार से जिला परिषद के लिए कार्यपालक पदाधिकारी DM के स्तर पर बैठता है, जिसको बोलते हैं DM को बोलते हैं कार्यपालक पदाधिकारी, ठीक है ना, जो कि चेयरमैन के स्तर का होता है। तो अगला आप लोग ध्यान दीजिए, 5वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। इसमें 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त बतलाइए कितना है, बताइएगा आबादी की शर्त कितना है। 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त कितना है, 5000 है, 7000 है, 1000 है या 10,000 है। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा मित्रों, 7000 हो जाएगा, ठीक है ना। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन 7000 की जनसंख्या पर होती है, जो कि अब मुखिया। देखिए अगला क्वेश्चन है, इन्हें पंचायत समिति का अंग कौन है, इन्हें बताइए पंचायत समिति का अंग कौन है मित्रों।
पंचायत सेवक है, ग्राम सभा है, नगर पंचायत है या प्रमुख है। तो इन्हें पंचायत समिति का अंग कौन है, जल्दी से उत्तर दीजिए। जो पंचायत समिति का अंग है वो आप देख सकते हैं कि कौन सा है। तो पंचायत समिति जो मिल करके प्रमुख का चुनाव करते हैं तो अंग तो यही होगा। ये तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत का अंग ना हो, ये नगर पंचायत ही हो गया आपका नगर पालिका में ना, और पंचायत समिति हो गया ग्राम पंचायत में, मुखिया का कार्यपालिक पदाधिकारी हुआ, तो प्रमुख होगा ना। ठीक है, प्रमुख होगा कि नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, बताइए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है मित्रों, वो पंच होता है, प्रमुख होता है, सरपंच होता है, न्याय मित्र होता है। तो ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। ठीक है ना। सरपंच का चुनाव कितनी जनसंख्या पर होती है, तो 7,000 की जनसंख्या पर होती है। और मुखिया का चुनाव वो भी 7,000 की जनसंख्या पर, जिसको ग्राम पंचायत के चुनाव कहते हैं, 7,000 की जनसंख्या। और पंच का चुनाव 5,000 की जनसंख्या पर होती है, अति पंच का चुनाव 500 की जनसंख्या पर होती है। ठीक है ना। प्रमुख का तो भाई प्रत्येक पंचायत समिति मिलकर चुनते हैं। ठीक है। न्याय मित्र तो ये भाई ग्राम कचहरी का क्षेत्र है, इसका चुनाव जो है जनता नहीं करती है। तो अब देखते हैं मित्रों कि पंच हो गया 500 की जनसंख्या पर, वार्ड सदस्य 500 की जनसंख्या पर, सरपंच 7,000 की जनसंख्या पर, मुखिया जो है 7,000 की जनसंख्या पर, पंचायत समिति 5,000 की जनसंख्या पर, और जिला परिषद 50,000 की जनसंख्या पर चुनाव करवाते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से शहरी व्यवस्था में नगर पंचायत के लिए चुनाव कितना होना चाहिए, वही लगभग 12,000 से 40,000 के बीच होनी चाहिए, और नगर परिषद के लिए 40,000 से 2 लाख के बीच में, और नगर निगम के लिए 2 लाख से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना। वार्ड की संख्या 10 से 25 नगर पंचायत के लिए, और नगर परिषद के लिए 25 से 45, और नगर निगम के लिए 45 से 75 तक वार्ड सदस्य की संख्या होती है। नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं, महापौर या मेयर कहते हैं। और नगर निगम की जो निचली इकाई होती है उसको हम लोग वार्ड काउंसलर कहते हैं। और नगर परिषद की निचली इकाई को क्या कहते हैं, वार्ड कमिश्नर कहते हैं। और नगर पंचायत के जो निचली इकाई होती है वो तो भाई वार्ड ही है, उसका नाम धरते हैं। ठीक है ना। नगर परिषद के निचली इकाई क्या हो गया, वार्ड कमिश्नर, और नगर निगम के वार्ड काउंसलर निचली इकाई। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच हो गया आपका। अगला देखिए कुछ सही उत्तर का संकेत 4 द्वारा क में लिखे। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, बताइए। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है, भारत में है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, बेल्जियम है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट करिएगा। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, भारत में, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम। तो जो संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, नहीं पूछा है ना यार, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है ही यार। जो संघात्मक शासन व्यवस्था होगा ना, किस में नहीं हो सकता है, यहाँ पे केंद्रीय स्तर पर सरकार होनी चाहिए और राज्य स्तर पर सरकार होनी चाहिए। ठीक है ना। तो भारत में है ही, और संघात्मक तो संघीय शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड में भी है ही, यहाँ भी है, और फ्रांस में भी है ही, तो बेल्जियम में नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी फिर कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। ठीक है। बाकी हम कल बता देंगे इसके बारे में। वैसे हमारे अनुसार ये बेल्जियम में नहीं हो सकता है, बाकी सब में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियाँ हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियाँ हैं, 1 सूची है, 2 सूची है, 3 सूची है और 4 सूची है। तो भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारियों के संबंध में कितनी सूचियाँ हैं, तो बताइए कितनी सूचियाँ हैं। तो केंद्र राज्य अधिकारियों के संबंध में 3 सूचियाँ हैं। ठीक है ना, 3 सूची। ठीक है। इसका आप आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है ना। अगर सही होगा तो ठीक है, बेल्जियम ही। भारतीय वन का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, उसमें आंसर भी दिया हुआ रहता है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, बाकी आप आंसर कमेंट कीजिएगा कौन सा सही। ठीक है। इतना तो आप मेहनत कर ही सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या 565 थी। ठीक है ना। कहीं आपका ऑप्शन में 563 भी हो सकता है, कहीं पे ऑप्शन 550 भी हो सकता है, या कहीं भी 552 भी हो सकता है। ठीक है। तो 565 अक्सर रहती है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में देशी राज्यों की संख्या 565 थी। इसके फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, है ना, इस सब एकीकृत किया, और उसके बाद फिर क ख ग घ या A B C D में जा करके इसे एकीकृत किया। ठीक है।
फिर आगे चल कर के भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य बना था 1953 ईस्वी में, वो आंध्र प्रदेश बना था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना। उसी के अनुसार देश में भी आंदोलन हो रहा है कि हम लोगों के भी भाषा के आधार बनाया जाए, हम लोगों के भी भाषा के आधार बनाया जाए, इस तरीके की। इसलिए फजल अली आयोग का गठन भी किया गया था, ठीक है ना। फजल अली आयोग ने यह 1953 ईस्वी में जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1953 ईस्वी में, ठीक है ना, फजल अली आयोग का गठन किया गया। तो इन्होंने रिपोर्ट जो दिया 1956 ईस्वी में दिया और कहा कि 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश होंगे और भाषा के आधार पर गठित किया जा सकता है, ठीक है ना। तो भाषा के आधार पर गठित किया जा सकता है, लेकिन इन्होंने कहा कि इसे जिस क्षेत्र में मान लिया जाए कि इसे यहाँ को हिंदी के आधार पर गठित किया गया, लेकिन यहाँ अगर कोई बंगाली बोल रहा है या कुछ बोल रहा है तो इसको भगाना नहीं है कि दूसरे जगह चले जाओ, वो वहीं रहेंगे जो अल्पसंख्यक में है, ठीक है ना। भले बहुसंख्यक के आधार पर आप भाषा राज्य का गठन कर दे रहे हैं, ठीक है। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया? देखिए अभी इसी समय आ गया क्वेश्चन भी, तो इसका तो आपको जवाब मालूम ही होगा और फटाफट इसका उत्तर दे पाएंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो किया गया 1953 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ? तो बताइए झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को किया गया था, बताइए। तो झारखंड राज्य का गठन जो किया गया है वो किस तिथि को किया गया है? तो झारखंड राज्य का जो गठन किया गया है वो 1 नवंबर को किया गया, ठीक है ना। 1 नवंबर को झारखंड किया गया और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका किया गया? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, ठीक है ना। और 1 नवंबर को बोल दिए ना इसको, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का गठन किया गया, ठीक है। 26वां 27वां और 28वां राज्य बना था, ठीक है। 26वां 27वां और 28वां राज्य बना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। आप जानते हैं कि बंगाल से बिहार अलग हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी में, इसलिए 22 मार्च को मनाया जाता है क्या? बिहार दिवस मनाया जाता है। अब आके फिर उसके बाद फिर बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी में, ठीक है ना, 1936 ईस्वी में। उसके बाद फिर आप जानते करते हैं कि बिहार से फिर झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से पंजाब से एक राज्य बना था हरियाणा 1966 ईस्वी में। उसी प्रकार से गुजरात से महाराष्ट्र बना था 1960 ईस्वी में, ठीक है ना। अलग राज्य का दर्जा मिली थी, ठीक है। अगला देखिए, संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है, बतलाइएगा। संघीय सरकार की सही विशेषता कौन हो सकती है? राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा सत्ता दिया जाता है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा सत्ता दिया जाता है, अप्रोक्सीमेट सही ही है। सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का विभाजन होता है, ठीक है, ये बात सही है। निर्वाचित अधिकारी के ही हाथों में सर्वोच्च सत्ता होता है, नहीं। विभिन्न स्तरों को सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन होता है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन किया जाता है, ठीक है ना, यही बात सही है। क्वेश्चन है कि संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है? तो सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का विभाजन होता है। तो संघीय सरकार में तीनों अंग के बीच तो विभाजन होता ही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है। लेकिन सत्ता का विभाजन, सत्ता कहाँ से? इसका सबका अलग अलग रूप है ना। तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन किया जाता है, इसमें ज़्यादा गुड होगा, ठीक है ना। छठा का घ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के रोज़ क्लास दिया जाता है, आप लोग जैसे प्रतिदिन क्लास करेंगे, ठीक है ना मित्रों। प्रतिदिन क्लास करते रहिएगा, प्रतिदिन क्लास चलते रहेंगे और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए क्लासों को, ताकि लोग देखें, है ना, और लोग जो है से क्लास का फ़ायदा उठा सके, ताकि उसका रिविजन हो सके, ठीक है ना। आप लोग को एक्सप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए करता हूँ ताकि जो पढ़ाया गया है उसका स्मरण जो है से काफ़ी समय तक रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर से कल मिलेंगे 7 बजे, ठीक है।